हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सीयू सीईटी के बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार सीयूईटी है, लेकिन इससे पहले सीयू सीईटी था और बीएड के एंट्रेंस होते थे। और इस बार वही पैटर्न, डिट्टो वही पैटर्न ही रख लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही ये इस बार भी एग्जाम कराएगी जो कि सीयू सीईटी का कराती थी। तो उसके क्वेश्चन के नेचर वही रहेंगे। आप ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये पेपर कब हुआ था। ये 16 सितंबर 2021 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, और डेट एंड टाइम यहाँ पे गिवन है। तो ऑथेंटिसिटी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग जो है, आपको पता है कि आपका जो पेपर है, चाहे वो बीएचयू बीएड हो या ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का जो सीयूईटी पीजी में शामिल हैं उसके बीएड का में हो, उसमें दो है सेक्शन। एक है पार्ट ए। जो पार्ट ए है इसमें आपको पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस रीजनिंग। ये सिलेबस वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार देख लेंगे, वहाँ पे गिवन होगा। और पार्ट बी जो होगा उसको हमें देखना है। तो अब हम लोग सिंपली अपने पार्ट बी पे ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग इस सेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा फोकस रखेंगे। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस आपको हम बताएंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसे स्कोरिंग है। तो देखिए यहाँ 25 तक तो जीके जीएस पोर्शन यहाँ खत्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका एजुकेशन का पोर्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, ठीक है। और इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। अब उन 75 क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल। आपको क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट, इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी एज पर द एनईपी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसमें जो एबीसी है इसका मीन क्या है, और इसका मतलब फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, या एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट, या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें, और अगर कुछ एडिशनल चीजें जानते हैं तो वो भी बताते रहें। राइट आंसर हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब हर जो कोर्सेज होते हैं उनको क्रेडिट सिस्टम में बांटा जाएगा। आप जब भी कोई कोर्स करते होंगे तो यूजुअली जो एक पेपर होता है हमारे एग्जाम का, जो है सेमेस्टर ईयरली, वो 4 क्रेडिट से लेकर 8 या 10 क्रेडिट तक हो सकता है। तो ये क्रेडिट सिस्टम होगा। इसमें एक और वर्ड फेमस हुआ, सीबीसीएस, क्रेडिट बेस्ड चॉइस्ड सिस्टम। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग वही क्वेश्चन पिक करेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, और इसकी क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं तो कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, द कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू यूज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो दक्षता आधारित जो टीचर की एजुकेशन है, टीचर्स को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उनको किस टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सिंपली ये कहा गया। इट मीन्स जब हम देखिए, एक एजुकेशन अलग होती है, टीचर्स एजुकेशन अलग होती है। जब आप बीएड करेंगे तो उसको टीचर एजुकेशन कहते हैं। तो कहीं कहीं आप सुने होंगे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी नाम रहते हैं कई ढेर सारे कॉलेजेस के। तो उनकी कंपिटेंसी के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास में तो उसमें डिटेल से जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन टीचिंग क्या होती है। ग्रुप डिस्कशन टीचिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक ही क्लास के लोग आपस में किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में एक एक आप कह सकते हैं प्रोग्राम होता है, लेकिन इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप कह सकते हैं कि इसमें एक कॉग्निटिव वर्क भी होता है, साइकोमोटर वर्क भी होता है। मतलब अपने ज्ञान भी देते हैं और हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्कशॉप टेक्निक। ये काफ़ी इम्पैक्टफुल मानी जाती है। जैसे कोई भी काम अगर आप खुद से करते हैं और लोगों के सहयोग से करते हैं तो वो चीज़ें आप जल्दी सीखते हैं। ये हम लोग अपनी क्लास में इसको और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन अच्छा है, ये देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है।
मैं एक बार पढ़ देना। इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन क्लास टीचर शुड। जैसा इसका हिंदी ये हुआ कि अगर एक बच्चा समझ नहीं रहा है कि उसको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक आइडियल टीचर बन के ही उसका आंसर देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, टेल स्टूडेंट टू स्टडी ऑन देयर ऑन, क्या आप बच्चे को कहेंगे कि आप खुद से पढ़ो, या यहाँ पे मैं टिक नहीं लगा रहा, मैं बस आपको एक मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन इन डिफरेंट वेज। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो क्या आपको उसको दूसरे तरीके से बताना चाहिए, एक ये ऑप्शन है। या टेल देम दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, क्या आप ये कहेंगे कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। या लीव द टॉपिक फॉर अनदर डे, क्या आप उस टॉपिक को छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड का मीन क्या होता है और क्यों पढ़ना जरूरी है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट को अगेन डिफरेंट वे में। अगर आपने कोई ऐसा एग्जांपल बताया जो उनसे रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आप अगर वो गांव में रहते हैं, आपने कोई एग्जांपल लिया वो शहर का था, तो अब आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो यहाँ टीचर की जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। व्हेन ए स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर टू ए क्वेश्चन टीचर शुड। अगर एक बच्चा किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देता है, गलत देता है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्कॉल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन, क्या उसे डांटना चाहिए कि वो पढ़ नहीं रहा है ढंग से। एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, या इग्नोर हिज आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या उसको इग्नोर कर देना चाहिए अगर उसे नहीं आ रहा, अगर उसने गलत आंसर, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, हमने क्लास में क्वेश्चन पूछा, आपने गलत आंसर दिया, तो एज ए टीचर मुझे कैसे ट्रीट करना है। या आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव करेक्ट आंसर। देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक ये हो सकती हैं अगर उस बच्चे ने गलत आंसर दिया तो आप उसी क्लास के किसी और बच्चे से पूछिए जो सही आंसर देगा, या पूछते जाइए जो भी सही आंसर देगा, तो उस बच्चे से बताइए कि इन्होंने क्या कहा, उसको दोहराइए। एक ये टेक्निक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ आपको मतलब टीचर को ही बताना पड़ेगा कि क्यों उसका आंसर गलत है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ गलत है, आप बताएंगे कि नहीं, आप जो बता रहे हो वो यहाँ इस हद तक सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। यहाँ देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, वन वर्ड टाइप के हैं। द मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल इज, जो शिक्षण दक्षता है, इसको शिक्षण दक्षता हिंदी में कहते हैं, उसका मीन क्या है। आप यहाँ पे ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेट ऑफ एक्टिविटीज, या टीचर बिहेवियर, या टीचर ट्रेनिंग, या टीचर एक्शन। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसमें एलिमिनेट मेथड लगाएंगे। एलिमिनेट मेथड का मतलब है कि जो आपको लग रहा है ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है या नहीं हो सकते इसके, उसे आप पहले ही हटाएंगे। जैसे देखिए टीचिंग स्किल का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स जो एक टीचर को होनी चाहिए पढ़ाते समय। तो टीचर एक्शन वहाँ पे वो नहीं करता है मेथड, मतलब ऑप्शन नहीं रेलिवेंट है। टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया स्किल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा। द मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल इज सेट ऑफ एक्टिविटीज। एक एक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सेट या ढेर सारी एक्टिविटीज उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं टीचिंग में। वो चाहे अवेयरनेस हो, उसके बाद आपको समझना होगा कि बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, रेमेडियल टीचिंग इज बेस्ड ऑन। रेमेडियल टीचिंग को हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन मतलब ये शिक्षण जो है, ये रेमेडियल टीचिंग जो एक प्रक्रिया है या एक तरीका है टीचिंग का, ये किस पे बेस्ड है, लॉजिक ऑफ टीचर पे, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर पे, इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, या टीचर कॉम्पिटेंसीज। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो टीचिंग होती है वो मतलब किसके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है, एक स्टूडेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे टीचर कॉम्पिटेंसीज में ये नहीं आएगा।
ये बेस्ड होती है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। पहले हम जिसे भी पढ़ा रहे हैं, लर्नर का मतलब स्टूडेंट आप समझ लीजिए, कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हम डायग्नोसिस करेंगे कि उसके अंदर मतलब वो किन पहले सब्जेक्ट्स में कमजोर है या किस टॉपिक में कमजोर है। उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि नहीं ये पोर्शन उसका वीक है, और हम उस वीक पोर्शन को पहले पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब होगा कि आपको क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं इसको, टीचिंग एप्टीट्यूड को। तो ये होना लाजमी है, कोई नई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। टीचिंग इज लाइक ए बर्निंग लैम्प इज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा है कि टीचिंग जो है वो जलते अ, चिराग की तरह है या दीपक की तरह है? तो ये आपको ऑप्शन आप देख सकते हैं, हुमायूं हुमायूं कबीर, अब ये तो ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, एस राधा कृष्णन या आर एन टैगोर। तो राइट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही ये स्टेटमेंट है उनका, कि टीचर इज लाइक ए बर्निंग लैम्प। सॉरी, मैंने अगर टीचिंग कहा हो पहले, तो टीचर एक जो है, शिक्षक जो है वो एक जलते चिराग की तरह है। तो इसे आप याद रखेंगे, ऐसे कोटेशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए आप 34 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यूज आर डेवलप थ्रू। जो वैल्यूज होती हैं, मूल्य जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जब शिक्षण हम देते हैं तो हम उनमें एक अच्छी वैल्यूज भी आप कह सकते हैं कि डेवलप करने का काम भी एक टीचर का होता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो कैसे डेवलप की जाती है? क्या टीचिंग से वैल्यूज डेवलप की जाती है, ट्रेनिंग से की जाती है, इन कलकेटिंग से की जाती है, या इंस्ट्रक्शन से की जाती है? तो अभी तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आता है कि कोचिंग, मेंटरिंग, इनमें अंतर क्या है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली समझिए। आप देखिए एलिमिनेट मेथड लगाएंगे, ट्रेनिंग इससे रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को या किसी स्पेसिफिक कह सकते हैं कि वर्क को हम ट्रेंड कराते हैं। जैसे अगर किसी को हाई जंप करना है तो हम उन्हें हाई जंप की ही प्रैक्टिस देंगे, फिर हम किसी और जंप की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। वो चाहे ये ट्रेनिंग जो होती है वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। इंस्ट्रक्शन से जो होता है वो ज्ञान दिया जाता है, जैसे मैंने कोई आदेश दिया, आपने उसको पालन किया, तो ये जो प्रक्रिया हो जाएगी इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ये नॉलेज में काम आएगी। आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे ऐसे। राइट आंसर जो हो जाएगा इनकलकेटिंग हो जाएगा। इससे वैल्यूज मतलब अनुपालन कराना है, कि आपको खुद ऐसा रहना है कि उससे बच्चे प्रभावित हों। जब आप टीचर हों तो आप क्लास में जाएं तो बच्चे लगे कि हाँ सर को फॉलो करें, या आपके फैन टाइप के आप कह सकते हैं आज के टाइम में उस वर्ड को। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। द ए टीचर बिकम्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। एक जो शिक्षक है वो एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है, मतलब संप्रेषक कह सकते हैं इसको। कब? मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर, मतलब जो स्टूडेंट्स के अच्छे कम्युनिकेट कर सके उसको आप कम्युनिकेटर कह सकते हैं। कब बन सकता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। ही मेक्स द कंटेंट मीनिंगफुल, अगर वो कंटेंट जो पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है उसको मीनिंगफुल बनाएगा तब। या ही मेक्स यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। या ही डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू टॉक इन क्लास, क्या बच्चों को बात नहीं करने देगा, तो क्या वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है? तो ये गलत होगा, पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे। ही आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन टीचिंग। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इससे उसके और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन की मतलब वो चीजें नहीं आ रही हैं। राइट आंसर होगा ही मेक्स द कंटेंट मीनिंगफुल। अगर वो मीनिंगफुल कंटेंट देता है या उनके लेवल की लैंग्वेज को यूज करता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे सुनते हैं उस चीज को। जब बच्चे सुनेंगे और तब वो और अच्छे से समझेंगे, तो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अब फिर क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे एक टीचर, तब जाके एक टीचर जो होगा वो बनेगा एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक प्रभावी संप्रेषक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे समझा। अब देखिए एक और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। बिफोर ए टीचर स्टार्ट टीचिंग इन द क्लास ही शुड बी अवेयर ऑफ। जो टीचर है उसको क्लास स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए या जानना चाहिए? आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे जब वो
स्कूल में जाएगा तो हो सकता है उसे स्कूल के रूल रेगुलेशन याद हो, लेकिन क्लास में जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है या ये सेंटेंस है ये उतना इफेक्टिव नहीं है। हिज वर्क कंडीशंस, तो उसकी कंडीशन मैटर नहीं करती है जब वो क्लासरूम में जा रहा है। स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज एंड बैकग्राउंड या स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। आपको बता दें एज ए टीचर, आप टीचर होने के नाते आपको ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप जिसे पढ़ा रहे हैं या जिस क्लास में जा रहे हैं उसमें बच्चे का बैकग्राउंड, मतलब लाइक आज के समय में कहा जाए तो रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है या सोशल कंडीशन क्या है, इससे कम मतलब होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट जो पर्पस होगा वो होगा कि स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को जाने और उनके बैकग्राउंड को जाने कि उन्होंने पहले पढ़ाई कहाँ से की है, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, और प्रीवियस नॉलेज मतलब उन्होंने जो पिछला चैप्टर है या पिछले क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कितने अच्छे से पढ़ी हैं, तो ये पूछ के हम पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर यही होगा। हर क्लास में जब हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो जाके 5 मिनट 10 मिनट तक ये पूछते हैं कि आप इसके बारे में आप लोग जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन बच्चों को ग्राउंड लेवल से पढ़ाना है या जहाँ से ये पढ़े हैं उससे आगे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दे रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ेगा, ये मैं विश्वास दिला दूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक मतलब आप, ये तो बेसिक है, इसकी हिंदी आपको क्या बताएं, जो अधिक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करता हो। तो देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ए बुक रिटन बाय ए जर्नलिस्ट, अगर एक जर्नलिस्ट एक पत्रकार एक बुक लिखता है तो क्या वो मोर साइंटिफिक होगा? तो बुक में क्या होता है, फ्रिक्शन होते हैं, तो वो फ्रिक्शन बेस्ड होंगी, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो इतना साइंटिफिक हो, वो तो कहानियां हैं, वो तो सोच के कुछ भी अपने थॉट्स लिख सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्सन ओपिनियंस, क्या लोगों के विचार साइंटिफिक होते हैं? ऐसा नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये भी साइंटिफिक हो ये जरूरी नहीं है। साइंटिफिक क्या होगा? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अगर हम कोई सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट के लिए हम मान लीजिए हम क्लास में गए, उस क्लास में एक बच्चा है जो कि पढ़ता नहीं है, और तो हम हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि वो क्लास में कम ध्यान देता है, तो फिर हम उसके लिए जो उपाय सोचेंगे ये टीचिंग में बताया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको। यहाँ पे आप सीधे समझ लीजिए कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक है और ऑब्जर्वेशन है तो मोर साइंटिफिक होगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 40 है। मिस नैन्सी टीच थर्ड ग्रेड, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी ऑफ मोर इंटरेस्ट टू हर। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जब हम लोग क्लास करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसमें टाइम पीरियड बांटा गया है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो ये अगर अभी बताएंगे तो शायद समझ में ना आए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लीव कर देते हैं। इसका राइट आंसर तो ये होगा मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, बट अभी समझाएंगे तो आपको एक एज ग्रुप जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे ये चीज़ें। और आप लोग परेशान मत होइएगा, ये पीडीएफ आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो मिलेगी ही, तो आप वहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको। 41 देख लेते हैं। इन केस बैक बेंचर आर नॉट अटेंटिव इन क्लास द टीचर शुड। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से भी रिलेवेंट है, और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया भी होगा या उनके साथ टीचर ने किया होगा। अगर बैक बेंचर जो है, जो पीछे बैठने वाले हैं, मान लीजिए ये क्लास है, इसमें कई डेस्क लगे हैं, पीछे बैठने वाले जो बच्चे हैं वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? देखिए कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, तो मेक देम स्टैंड इन क्लास, क्या उन्हें खड़ा कर देना चाहिए क्लास में? लेट देम कंटिन्यू व्हाट दे आर डूइंग, क्या वो जो कर रहे हैं उन्हें करते देना रहना चाहिए, या बोल देना चाहिए कि जो कर रहे हो करो? या मेक देम लीव द क्लास, क्या आप उन्हें कहेंगे कि क्लास से बाहर निकल जाओ? लेट देम सिट ऑन फ्रंट बेंचेस। अब आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? हो सकता है अगर आप स्ट्रिक्ट नेचर के हो तो उनको हटा दें, लेकिन यहाँ पे आइडियल टीचर की बात हम करेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप उनको क्लास में खड़ा नहीं कर सकते हैं यूजली, और उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं क्लास को, उनको क्लास से तो भगा बिल्कुल नहीं सकते हैं। आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें बोलेंगे कि आप आके आगे बैठो, जैसा कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ ही है।
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं इसको। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टीचर सॉरी, ए गुड टीचर इज द वन हु हैज़। एक अच्छा टीचर कौन है? जिसके पास है या जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट। अगर उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है बच्चों के ऊपर, क्लास के ऊपर, तो क्या वो अच्छा टीचर है? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व आपको करना है। या चार्मिंग पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से गुड टीचर होने से कोई रिलेशन नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। फ्रेंडली रिलेशन विथ स्टूडेंट या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंडली रिलेशन विथ स्टूडेंट एक हद तक सही है, लेकिन ये गुड टीचर होने की वो अल्टीमेट क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट क्वालिटी कब होगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अगर आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, तब आप एक्चुअल में आप एक गुड टीचर की क्वालिटी आपके अंदर है। तो ये गुड टीचर्स क्वालिटी के चैप्टर में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको लीव कर देते हैं। अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। 43 जो है, जोशी हैज डेवलप्ड ए लार्ज वोकेबलरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सिस्टम डज हिज रिफ्लेक्ट। तो मैक्सिमम वोकैब से याद करना, जो वर्ड्स होते हैं वो सिमेंटिक्स, ये जो है ये आपको लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ये भाषा विज्ञान जिसको कहते हैं, लैंग्वेज साइंस आप कह सकते हैं ऐसे समझने के लिए। उसमें इन सबका मीनिंग होता है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सिमेंटिक्स। तो इसको हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, आप इसमें परेशान नहीं हुई है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोगों को पढ़ना ही होगा हर हाल में। 44 क्वेश्चन जो है, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में द करेंट 10+2 जो अभी तक चला आ रहा था 2020 से पहले, 10+2 स्टूडेंट करिकुलम रिप्लेस्ड बाई ए न्यू। मतलब पहले क्या था कि ये माना जाता था कि सभी मतलब क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक के लिए बच्चों के लिए एक प्रोग्रेसिव करिकुलम बना दो, सिलेबस बना दो, और स्पेसिफिक तब करो जब वो 12th में जाएं। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम सभी बच्चे मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, सभी लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं। हाई स्कूल के बाद वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या और जो भी 12th में सब्जेक्ट होते हैं उसमें जाते हैं या उस स्ट्रीम में जाते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसको फॉलो किया गया? 5+3+3+4 इस पैटर्न को फॉलो किया गया। ये एक बॉक्स की तरह आप बता के इसको समझ सकते हैं कि अब क्या होगा कि बच्चे पहले भी मतलब क्लास 8th में भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, अलग वोकेशनल कोर्स चूज कर सकते हैं, व्यावसायिक कोर्स। अभी हालांकि इसको इम्प्लीमेंट होने में 2030 तक का समय दिया गया है, 2030 तक का एक गोल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था वर्कशॉप वाला, तो इसको सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लीव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अच्छे क्वेश्चन को। हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। मतलब आप कह सकते हैं कि हाई इंटेलिजेंस मतलब मोर इंटेलिजेंट का इंडिकेटर क्या होगा, बेस्ट इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू यू। आप कैसे किसी को जज करेंगे कि वो हाई मतलब उसके अंदर हाई हाई इंटेलिजेंस है, वो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो ऑप्शन आप देखिए, स्कोरिंग 105 ऑन एन आईक्यू टेस्ट। क्या आईक्यू टेस्ट अगर 105 है तो वो बुद्धिमान है? आपको बता दें आईक्यू टेस्ट एक स्टैनफोर्ड और बिने ने एक टेबल बनाया था, ये दो वैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। उसमें 90 टू 100 तक एवरेज या मोर देन एवरेज माना जाता है जब आईक्यू निकाला जाता है फॉर्मूले से। इसके ऊपर इंटेलिजेंट के ढेर सारे वो हैं, पैरामीटर्स हैं कि आप इतने से इतने बीच में हैं तो इतने इंटेलिजेंट, फिर ऊपर जाके सबसे जीनियस ऐसा है, और इसके नीचे वो थोड़े से डाउनग्रेड टाइप के मंद बुद्धि ऐसे करके वो बनाया गया। तो क्या आप इससे हाईली इंटेलिजेंस को मापेंगे एज ए टीचर? यहाँ पे देखिए बेस्ट इंडिकेटर लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं होगा। रिसाइटिंग द
गेटिसबर्ग एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। अब गेटिसबर्ग एड्रेस अब कुछ होगा ऐसा, मतलब कि आप समझ लीजिए कि आप रटाएंगे या उनको बुलवाएंगे, और अगर वो अच्छे से बोल लेते हैं, रट के बता देते हैं, तो क्या वो इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है? ऐसा भी नहीं है। नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिपीट ए टास्क आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, यही इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब देखिए, अब यहां से आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि आखिर क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल में और डीप लेवल में पूछना चाह रहा है और बता भी रहा है। देखिए, जब हम किसी को कोई वर्क कर रहा है, चाहे एक स्टूडेंट ही हो, उसने कुछ बनाया और उसने कोई गलती की स्पेसिफिक, और हमने उसको फीडबैक दिया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, या ये दूसरे तरीके से होना चाहिए, और अब उस बच्चे ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया और मतलब वो जो गलती हो रही थी उससे, वो अब सुधर गई, या उसने जो हमने फीडबैक दिया उसको उसने अप्लाई किया और परफेक्शन की तरफ गया। तो ये एक्चुअल में होगा हाई हाई इंटेलिजेंस का बेस्ट इंडिकेटर। अर्निंग हाई ग्रेड्स भी नहीं होगा। अगर अच्छे मार्क्स लाता है उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक हाई इंटेलिजेंस का बच्चा हो या मैन हो, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे 49 क्वेश्चन है जो absenteeism इन क्लास कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। जो absenteeism है, absenteeism का मतलब अनुपस्थित है। अगर आपके क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास करने, absent कर रहे हैं, तो उनको कम कैसे किया जा सकता है, या वो कौन सा तरीका है जिससे कुछ हद तक जो अनुपस्थिति हो रही है क्लास में, बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है? रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को रिपोर्ट करके कम किया जा सकता है, मान लेते हैं अभी तक के लिए। टेलिंग स्टूडेंट दैट इट इज बैड सॉरी, अगर आप उनको बताएंगे कि ये बैड हैबिट है या ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचिंग इफेक्टिवली एंड रेगुलरली, या आस्किंग स्टूडेंट टू पे द फाइन, क्या फाइन देने के लिए कहेंगे तो बच्चे अनुपस्थित नहीं होंगे? तो ये तो हो सकता है, अभी भी बहुत सी जगहों पे यूज होता है, लेकिन हमें आइडियल टीचर की बात करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आप बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा टीचिंग इफेक्टिवली एंड रेगुलरली। अगर एक जो टीचर है, शिक्षक है, अगर वो इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से और रेगुलरली, नियमित तरीके से पढ़ाता है, तो वो absenteeism को कम किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट भी लेंगे, और आप रेगुलर आएंगे तो वो भी रेगुलर आएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है, और ह्यूमन नेचर भी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है। क्लास डिस्कशन कैन बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज। अगर एक डिस्कशन होने वाला है क्लास में और वो और इफेक्टिव तरीके से हो, तो कैसे किया जा सकता है और कैसे हो सकता है और इफेक्टिव क्लास डिस्कशन? तो अगर एक टीचर नॉट इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स, अगर पहले से उन्हें बताए ना, तो क्या प्रभावी तरीके से या वो और अच्छे तरीके से उस टॉपिक पे डिस्कशन हो पाएगा? तो ये सरासर गलत है। इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस टू स्टूडेंट, या स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ डिस्कशन टू स्टूडेंट्स, क्या डिस्कशन स्टार्ट करने से, होने से ही जस्ट पहले आप बताएंगे? तो उससे इफेक्टिव नहीं होगा। रिटेन ऑन बोर्ड बट नॉट इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे लिखेंगे और स्टूडेंट मतलब बताएंगे नहीं, तो उससे इफेक्टिव होगा? नहीं, इफेक्टिव होगा इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस टू स्टूडेंट। अगर बच्चों को अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया जाएगा कि हाँ बच्चों, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इस टॉपिक पे, पॉल्यूशन पे या ग्लोबल वार्मिंग पे एक क्लास में ग्रुप डिस्कशन है, तब बच्चे उससे रिलेटेड पढ़ के आएंगे और तैयार करके आएंगे। तो ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकंड। अब यहां आप देख सकते हैं, अब एक अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टीचर्स। इफेक्टिव टीचिंग जो है वो किस मामले में और अच्छे तरीके से हो सकती है, कब होगी, वो कंडीशन क्या होगी? जब टीचर्स को स्कॉलरशिप मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग,
अगर हमने जान लिया कि कैसे पढ़ाना है, तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, तो क्या इससे ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग हो, फंक्शनड हो? तो ज़रूरी नहीं है, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। जानने से और पढ़ाने में अंतर है। मतलब हमने जान लिया, वो नॉलेज हो गई, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो उसका इफेक्टिवनेस दिखेगी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से इसका मतलब नहीं है। ऑनेस्ट बहुत लोग होते हैं, ऑनेस्ट होने का मतलब इफेक्टिव टीचर या टीचिंग होना नहीं होता है। तब होगा जब कमिटमेंट ऑफ दिस प्रोसेस प्रोफेशन, जब उस इस व्यवसाय में जब एक टीचर का कमिटमेंट, बाध्यता होगी कि नहीं हमें पढ़ाना है और ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, तब जाके वो इफेक्टिव टीचिंग एक दिख पाएगी, बाहर आ पाएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमिटमेंट टू हिज प्रोफेशन। अगर वो अपने कमिटमेंट, अपने, अगर कोई टीचर अपने प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट करता है, वो टीचिंग ही नहीं, वो और भी कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। आप 53 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टू बी ए सक्सेसफुल टीचर वन शुड, एक सक्सेसफुल मतलब सफल शिक्षक बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पहला देखिए, नो हिज या हर सब्जेक्ट वेल, बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने से क्या आप सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं? ये एक एस्पेक्ट है, एक पहलू ये भी है कि आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। बट ये बिल्कुल मतलब वो अल्टीमेट वो नहीं है, लाइक एस्पेक्ट नहीं है कि यही सही होगा। तो इसको हम इस क्वेश्चन में इसको हम लोग रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। ड्रेसअप अप्रोप्रिएटली, अगर अप्रोप्रिएट या सही तरीके से ड्रेसअप है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो वो क्या सक्सेसफुल टीचर बन सकता है? ऐसा भी नहीं है। टू बी एक कीन ऑब्जर्वर, एक अच्छा मतलब निरीक्षक, मतलब चीज़ों को समझने वाला, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नोन हिज एंड हर सब्जेक्ट वेल। आप अगर अपनी सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, समझ जाते हैं, तब सही मायने में आप जो है एक सफल टीचर बनेंगे। जो भी आप टीचर किसी को भी देखते होंगे जिनके पास अच्छा नॉलेज है, आप उन्हें पसंद करते हैं। और फिर आज के समय तो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे हमेशा नए नए टीचर्स आते हैं जिनके ढेर सारे फैन फॉलोइंग है। 54 आप देख लीजिए। 54 में तो कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफेक्टिव डिसिप्लिन। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आपके स्क्रीन पे है, द कॉम्पिटेंट टीचर इज वन हु कैन, एक दक्ष शिक्षक मतलब कौन हो सकता है? यहाँ दक्ष का मतलब होता है उसकी कुशलता, दक्षता, प्रवीणता, ढेर सारे शब्द हैं। तो वो दक्ष शिक्षक मैं लिख दे रहा हूं, कौन हो सकता है, ठीक है। जो हेल्प स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, जो हेल्प करे बच्चों की एग्जामिनेशन पास करने में, क्या वो दक्ष शिक्षक है? ऐसा नहीं है। क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एमंग स्टूडेंट, या मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो क्या वो एक दक्ष दक्ष शिक्षक है? ऐसा नहीं है। कीप स्टूडेंट बिजी इन एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई एक्टिविटी में बिजी रखे वो दक्ष शिक्षक बने। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एमंग स्टूडेंट। अगर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर देता हूं, तभी मैं सही मायने में दक्ष शिक्षक कहलाऊंगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स पढ़ा रहा हो, साइंस पढ़ा रहा हो, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, वट अगर उसमें इंटरेस्ट अपने बच्चों को जगा दे रहा है, तभी जाके उसे दक्ष शिक्षक माना जाएगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है। यहाँ पे 58 नंबर आप देख सकते हैं। हाँ, ये लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग रखेंगे। समय कम है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द क्लासरूम इंटरेक्शन इज इनकरेज्ड बाय यूजिंग, अगर एक क्लासरूम में जो इंटरेक्शन बढ़ाना है, अगर आप टीचर हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे क्लास में इंटरेक्शन बढ़ाएं, एक दूसरे से बात हो, एक दूसरे के थॉट्स जाने, तो आप कौन सा मेथड अपनाएंगे?
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है उसमें इंटरेक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है मैं खड़ा हुआ, चीज़ें बता दिया, ओवरऑल समझा दिया, ये डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगा। डायलेक्टिक मेथड ये भी नहीं है, इंडक्टिव मेथड ये भी नहीं है। अभी हम लोग आगे की क्लास में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, तो इसको अभी के लिए मैं लीव कर दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन आंसर मेथड। इट मीन्स ऐसा क्रिएट करेंगे टॉपिक कि बच्चे एक क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, या हम क्वेश्चन पूछे, एक टीचर पूछे और बच्चे आंसर दें बारी बारी, ठीक है, और अपने थॉट्स भी बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग बताना चाहेंगे कि हाँ मैं रिप्लाई करूं, फिर अगर वो गलत करते हैं तो किसी दूसरे को उठा सकते हैं कि जो सही हो। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में। ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर मेथड में बहुत हद तक अच्छा खासा बच्चों में इंटरेक्शन होता है। बचते वही हैं जो मतलब थोड़े वीक होते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको, हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक किया। जो इसके आगे का पार्ट होगा, जो इसके आगे क्वेश्चन है 75 तक, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।